हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 14th चैप्टर जिसका नाम है सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले इसके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अर्ली वर्कर मूवमेंट्स इन इंग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक है लूडिज्म। थर्ड टॉपिक है सोशलिज्म और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वुमेन्स मूवमेंट। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट और नेशन और स्टेट्स की फॉर्मेशन के बाद लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी और इसका इफ़ेक्ट उनके वर्क, उनकी बेसिक नीड्स और उनकी लाइफ्स तीनों पर पड़ रहा था। कई पूर फार्मर्स, क्राफ्ट वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स ने अब अपनी लाइफ से वो सिक्योरिटी और वो इज़्ज़त दोनों चीज़ें खो दी थी जो उन्हें उस लाइफ में पहले कभी मिला करती थी, क्योंकि अब वो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर अंडर स्ट्रिक्ट मैनेजर्स उन्हें काम करना पड़ रहा था, वो भी बिना किसी प्रिकॉशंस के और जॉब सिक्योरिटी के। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं या फिर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऊपर से फैक्ट्री ओनर्स बार बार किसी न किसी सिली रीज़न पर इन लोगों के वेजेस को कट कर दिया करते थे। फिर वेजेस को और ज़्यादा कम करने के लिए वो लोग हाफ ऑफ दी वर्कर्स को काम से निकाल दिया करते थे, जिसकी वजह से जितने भी बचे हुए वर्कर्स थे उनका वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाता था। उस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए कुछ न्यू आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसी चीज़ें स्प्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से लोग भी उससे इंस्पायर होने लगे और अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे, जिसने उनकी हेल्प की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबलीज को एस्टैब्लिश करने में और वॉर के टाइम पर नेसेसिटीज़ लाइक ब्रेड के प्राइजेस को हाई होने से कंट्रोल करने में, जिससे इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से आर्टिस्ट, पीजेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि इससे उनके इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसे कि फार्मिंग, क्राफ्ट और विलेज की एक पीसफुल लाइफ कहीं खो सी जाएगी और लोगों का फोकस अब ह्यूमन कनेक्शन और इमोशंस से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा आने लगेगा और साइंस में भी लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमैनिटी कम हो जाएगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों के माइंड्स पर एक डीप मार्क छोड़ दिया था। तो कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स और सोशल हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया ताकि वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से आने वाले चैलेंजेस को समझ सकें, और कुछ लोगों ने यहाँ पर पोएट्री और आर्ट को चूज़ किया क्योंकि वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से तंग आ चुके थे और वो लोग अब इन दोनों फील्ड्स में किसी न्यू आइडियाज़ को ढूंढना चाहते थे। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके थे और जो अब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में पावर चाहते थे। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप था इंडस्ट्रियल ओनर्स और लार्ज लैंडलॉर्ड्स का। वर्कर्स जिन्हें हमेशा पूरली ट्रीट किया गया था, खुद को ऑर्गेनाइज करके अपने खुद के मूवमेंट्स करने लगे थे अपनी खुद की इक्वालिटी के लिए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर वो लोग यूनाइटेड रहे तो वो लोग स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट करके अपनी मांगें पूरी करवा सकते हैं। और कई वर्कर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ जैसे सोशलिज्म और इक्वालिटी से इंस्पायर्ड थे। धीरे धीरे वुमेन ने भी अब फ्रीडम और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर दिया था और ट्रेडिशनली घर में रहने की बजाय ये लोग भी अब सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का इक्वल रोल डिमांड करना स्टार्ट कर चुके थे और अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे थे। इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कैसे इन्हीं चेंजेस की वजह से वर्ल्ड एक मॉडर्न वर्ल्ड में शेप हुआ और स्पेशली इंडिया में इससे क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अर्ली वर्कर्स मूवमेंट्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में हो रहे हार्श ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ के सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वर्कर्स अब अपने बेटर ट्रीटमेंट और राइट टू वोट के लिए लड़ने लगे, जहाँ पर लेकिन गवर्नमेंट ने इनके इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, जिसके लिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए जो कि लोगों को एक जगह पर गैदर होकर उनकी आवाज़ उठाने से प्रिवेंट करते थे। उस टाइम पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वॉर चल रहा था जो कि 1792 से 1815 तक चला। इस वॉर की वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का सारा ट्रेड बंद हो चुका था, जिससे रॉ मटेरियल्स और दूसरे एसेंशियल चीज़ें ना मिलने की वजह से कई सारी फैक्ट्रीज बंद होती चली गई, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और नेसेसिटीज़ लाइक ब्रेड और मीट के प्राइसेस भी बढ़ने लगे। अब 1795 में गवर्नमेंट ने 2 कॉम्बिनेशन एक्ट्स पास किए, जिसके अंडर किंग
गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलाइक करना या फिर अपोज करना इलीगल कर दिया गया और 50 से ज़्यादा पीपल की गैदरिंग्स भी इन लोगों ने बंद करवा दी। लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी लोगों ने इस ओल्ड करप्शन के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया। यहाँ पर मोनार्क्स और पार्लियामेंट को मिलने वाले स्पेशल प्रिविलेजेस को ओल्ड करप्शन के टर्म से रिफ़र किया गया है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि मोस्टली वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोफेशनल्स थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग वर्कर्स को भी राइट टू वोट दें और ये लोग कॉर्न लॉस को सपोर्ट करते थे जिसका कॉमन पीपल की लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा था। कॉर्न लॉस ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुए थे जिसके अंडर कंट्री में इंपोर्ट होने वाले सारे ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ली एक्सेट्रा को जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, उन्हें एक्सपेंसिव, उन्हें कॉस्टली कर दिया गया था। ये सब इनके लोकल लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था, जहाँ पर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होने वाले चीप कॉर्न्स जो कि इनकी कंट्री में आते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली कॉस्टली कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली लोग अब यहाँ पर अपने लोकल फार्मर्स से ही चीज़ें खरीदना प्रेफर करेंगे इवन इफ़ वो लोगों ने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया हो। लेकिन इससे बेसिक फूड लाइक ब्रेड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहे थे। 1790s से ही इंग्लैंड के वर्कर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट लो वेजेस, हाई फूड प्राइसेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस। ये प्रोटेस्ट ब्रेड रेयर्ड्स में कन्वर्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर ब्रेड ही पुअर पीपल का स्टेपल फूड था और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाने के बाद उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इफेक्ट पड़ रहा था और इस रेयर्ड्स में लोग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेड को सीज करके उसे लोअर प्राइसेस में बेचने लगे। उनके अकॉर्डिंग उस सीज की हुई ब्रेड को बेचना फेयर था कंपेयर टू वो ट्रेडर्स जो इसे अपने प्रॉफिट्स के लिए हमेशा हाई प्राइसेस में बेचा करते थे। ये राइट्स 1795 से 1840s तक कंटिन्यू होते रहे। 1770s में एक और प्रोसेस एनक्लोजर ने भी पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी। एनक्लोजर एक प्रोसेस था जिसके अंडर वहाँ पर रहने वाले लार्ज लैंडलॉर्ड्स अपने आसपास के छोटे छोटे फार्म्स को एक साथ कंबाइन कर दिया करते थे, जिसके बाद ये लोग उन पर कब्जा कर लेते और वहाँ पर रहने वाली फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल दिया करते थे, जिसके बाद ये फैमिलीज़ टाउन्स में आ जाती थी फैक्ट्रीज में काम ढूंढने के लिए। लेकिन जब कॉटन इंडस्ट्री में न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई तो कई वर्कर्स को अपनी जॉब्स खो देना पड़ा क्योंकि ये मशीन्स ह्यूमन से भी फास्टर और चीपर वे में गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रही थी और अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते इन लोगों ने उन मशीन्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से इनकी जॉब्स जा रही थी। तो अब इस पर गवर्नमेंट ने हार्शली रिस्पॉन्ड किया और लॉस पास कर दिए कि मशीन को ब्रेक करना एक क्राइम है जिसकी पनिशमेंट यहाँ पर डेथ होगी। 1790 से ही वीवर्स जिन्होंने मशीन्स की वजह से अपनी जॉब्स को लूज़ कर दिया था, पार्लियामेंट से अपने लिए एक लीगल मिनिमम वेज सेट करने की डिमांड करने लगे, जिसे पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और जब ये लोग स्ट्राइक्स पर गए तो उसे भी फोर्सफुली बंद करवा दिया गया, जिसके बाद गुस्से में आकर इन लोगों ने भी कई सारे पावर लूम्स और शेयरिंग फ्रेम्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। और 1830 में फार्म लेबरर्स ने थ्रेशिंग मशीन्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये मशीन्स ग्रेन्स को हस्क में से निकालने का काम करती थी। लेबरर्स ने अब इन मशीन्स को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, जिस पर गवर्नमेंट ने भी बहुत ही हार्शली रिएक्ट किया और 9 पीपल को हैंग कर दिया, जिसके बाद 450 पीपल को इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया एज प्रिजनर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है लूडिज़म। लूडिज़म एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था जो कि इंग्लैंड में फ्रॉम द ईयर 1811 टू 1817 तक हुआ था, जिसे जनरल नेड लुड लीड कर रहे थे, जिसके अंडर वर्कर्स उन मशीन्स को अटैक और डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी। लेकिन इस मूवमेंट का गोल सिर्फ मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, क्योंकि इस बार वर्कर्स के पास कई सारी अलग अलग डिमांड्स थी, जिनमें से सबसे पहली डिमांड ये थी कि वो लोग ये चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके लिए मिनिमम वेजेस को सेट कर दे ताकि ये लोग भी कुछ मनी अर्न कर सके। नेक्स्ट ये था कि वुमेन और चिल्ड्रन के वर्क का पूरा कंट्रोल ये लोग अपने पास चाहते थे, क्योंकि लो वेजेस मिलने के बाद में भी वुमेन और चिल्ड्रन को लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ रहा था। नेक्स्ट उन्हें उन वर्कर्स की जॉब्स भी वापस चाहिए थी जिन्होंने मशीनरीज़ की वजह से अपनी जॉब्स खो दी थी। और लास्टली उन्हें ट्रेड यूनियंस बनाने के राइट्स चाहिए थे ताकि वो लोग लीगली एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर वर्कर्स ओनर्स के आगे अपनी डिमांड्स को रख सके। उस टाइम पर वर्कर के पास अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस नहीं हुआ करते थे, जिससे कि वो लोग वहाँ पर जाकर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए।
तो इसीलिए वर्कर्स खुद एक्शन लेकर फैक्ट्री के मशीनरीज और सप्लाईज को डैमेज करने की धमकियां दिया करते थे, ताकि वो लोग अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए ओनर्स पर प्रेशर डाल सके। लेकिन कुछ केसेस में ये टैक्टिक्स काम भी कर जाते थे, क्योंकि ओनर्स इनके साथ इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए राज़ी हो जाते थे, अपनी फैक्ट्री को डैमेजेस से ज़्यादा बचाने के लिए। वर्कर्स और मिडिल क्लास पीपल को लगता था कि फैक्ट्रीज़ को मशीनरीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग इसका रियल रीज़न था उनकी जॉब्स को छीन कर फैक्ट्री के ओनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाना। उन्हें ये ह्यूमन लेबर का मशीन्स के साथ रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लगा था। तो एज अ रिजल्ट सोसाइटी के लोग भी अब इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगे थे। कई वर्कर्स एक्शन लेकर जनरल लुट का नाम ले लिया करते थे, और दूसरे प्लेसेस में कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्ट कर दिया करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सोशलिज्म। जब गवर्नमेंट और आर्मी ने लूडिज्म प्रोटेस्ट को स्टॉप करवा दिया, तब लोगों के दिमाग में सोसाइटी की फेयरनेस के लिए एक नया आइडिया आया, जो कि था सोशलिज्म। अब क्या है ये सोशलिज्म? सोशलिज्म यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि लैंड्स, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज की ओनरशिप सबके पास रहना, किसी इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कंपनी के पास नहीं। सोशलिज्म यानी वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेट करने में बिलीव रखना रादर दैन कम्पीटिंग। इनकी थिंकिंग ये होती थी कि जब सब लोग मिलकर किसी चीज़ को बनाते हैं तो उससे आने वाले बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स का फेयर शेयर सब में डिवाइड होना चाहिए इक्वली। तो इसीलिए सोसाइटी को रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि सभी को उसका फेयर शेयर मिल सके। लेकिन इन लोगों के लिए कैपिटलिज्म एक प्रॉब्लम थी। तो अब कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म सोशलिज्म से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यानी कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज का ये सारी प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेटली ओन करना। कैपिटलिज्म में ओनर्स ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे और उसका प्रॉफिट किसे मिलेगा। तो सोशलिस्ट को ये चीज़ें अनफेयर लगती है, क्योंकि इससे बस कुछ ही लोगों का फ़ायदा होता है, यानी कि कुछ ही लोग रिच होते हैं और बाकी के सारे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो जाती है और सारे डिसीजंस लेने का चांस सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को मिलता है, जहाँ पर पुअर पीपल को सिर्फ उनके बनाए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। अब सोशलिस्ट कैपिटलिज्म को डिसलाइक क्यों करते हैं? तो इसका मेन रीज़न यही है कि उनका बिलीफ ये था कि सोसाइटी के जितने भी सारे रिसोर्सेस हैं, जब तक उनका सारा कंट्रोल सभी के पास इक्वली ना हो, तब तक सोसाइटी में फेयरनेस नहीं होगी। और कैपिटलिज्म में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटलिज्म में वेल्थ और पावर इक्वली शेयर नहीं की जा सकती। रिच पीपल अपनी इन्फ्लुएंस का यूज़ करके हमेशा टॉप पर बने रहते हैं, और पुअर पीपल को अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इन शॉर्ट, सोशलिज्म के अंडर वर्कर्स एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, जहाँ पर सबको एक ऐसी सोसाइटी मिले जहाँ पर उन रिसोर्सेस जिन्हें सबने एक दूसरे की मदद से मिलकर बनाया है, उनका वो लोग इक्वल बेनिफिट या फिर इक्वल प्रॉफिट ले सकें। धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियाज़ और ज़्यादा डेवलप होते गए। अर्ली थिंकर्स लाइक प्लेटो और थॉमस के पास इक्वालिटी के आइडियाज़ तो थे, मगर ये आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते चले गए। बाबेफ, एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ने आर्ग्यू किया था कि अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया जाए तो सोसाइटी में वापस इक्वालिटी आ सकती है। लेकिन उन्हें गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन उनके आइडियाज़ ने ऑलरेडी कई सारे सोशल मूवमेंट्स को इंस्पायर कर दिया था। फ्रांस में सेंट साइमन ने सजेस्ट किया कि सोसाइटी को अपने सारे नीड्स साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के थ्रू प्लान करवाना चाहिए। इंग्लैंड में भी रॉबर्ट ओवेन ने कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश की, जहां पर लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और अपनी सारी चीज़ें एक साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज़ की रैपिड ग्रोथ की वजह से इनका ये आइडिया चल नहीं पाया। बाद में कार्ल और फ्राइडरिच ने भी स्टडी किया कि कैपिटलिज्म कैसे काम करता है, और उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म से प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे ही ये सारा कैपिटलिज्म वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर भी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी वर्कर्स ही किया करते थे, जिसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फैक्ट्री ओनर्स ही ले जाया करते थे, जबकि फैक्ट्री वर्कर्स ही
प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। मार्क्स और फ्राइडरिच चाहते थे कि वर्कर्स खुद को ऑर्गेनाइज कर गवर्नमेंट पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें, वैसे ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर लोगों ने नोबल्स और किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया था। उनके आइडियाज़ ने 20th सेंचुरी में कई सारे सोशल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया था, लेकिन सभी लोग इनसे इंस्पायर नहीं थे क्योंकि कुछ लोग अनार्किज्म जैसे आइडियाज़ को भी लाने लगे थे। अब अनार्किज्म यानी कि एक ऐसा नेशन या स्टेट जहां पर बिना गवर्नमेंट के लोग कोऑपरेटिव ग्रुप्स में रहते हैं, खुद को मैनेज, ऑर्गेनाइज और सेल्फ कंट्रोल करके वो लोग बिना गवर्नमेंट के अपने खुद से एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। सोशलिज्म इंडिया में काफ़ी अर्ली आ गया था और स्वामी विवेकानंदा इससे डीपली इन्फ्लुएंस थे जब वो अपने टूर पर गए थे अमेरिका और यूरोप ट्रैवल करने के लिए। जब इंडिया में इंडिपेंडेंस ग्रो हुई तो लीडर्स लाइक एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और 1917 का रशियन रेवोल्यूशन जहाँ पर कम्युनिस्ट ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था, इससे इंडियन नेशनलिस्ट भी इंस्पायर्ड थे। जब इंडियन सिटीज़ में फैक्ट्रीज स्प्रेड हो रही तो यहाँ के लीडर्स ने ट्रेड यूनियंस बनाए और 1920s में मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को यूज़ करके एक कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन की। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वुमेन्स मूवमेंट। मिडिल और अर्ली मॉडर्न टाइम्स में वुमेन को हर जगह मेन ही कंट्रोल किया करते थे। वो लोग प्रॉपर्टी ओन नहीं कर पाते थे, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे और उनके रोल्स हाउस वर्क जैसे कि कुकिंग, रेजिंग चिल्ड्रन, एल्डर्स की केयर करना या फिर मेन की हेल्प करने तक ही लिमिटेड थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये सब कुछ बदलता गया, क्योंकि जब वुमेन भी फैक्ट्रीज में काम करने लगे तो मनी अर्न करने के बाद उन्हें भी इंडिपेंडेंट फील होने लगा। अब उन लोगों ने भी मेन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। 1791 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन लिखा जा रहा था तो उस टाइम पर वुमेन ने भी प्रोटेस्ट करके अपने खुद का वर्जन यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बना लिया। उसमें उन लोगों ने ये भी लिखा गया था कि पब्लिक पोजीशंस भी होल्ड करने का राइट वुमेन को है, लेकिन इस बात पर फ्रेंच असेंबली ने अप्रूव नहीं किया, जिससे वुमेन इक्वालिटी मूवमेंट्स यूरोप और अमेरिका में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू वोट, एबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस एक्सेट्रा। जैसे जैसे वुमेन पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व होती गई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कैसे कई चीज़ों में उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी राइट्स, जॉब्स एक्सेट्रा। वर्जीनिया वुल्फ नाम के एक राइटर ने डिस्कस किया कि कैसे मेन ने वुमेन को डोमिनेट करके रखा हुआ है और कैसे वुमेन भी हमेशा इस अनफेयर ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करती आ रही हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वुमेन्स मूवमेंट एक न्यू फेस में एंटर हुआ, जहां पर इनका फोकस था हर सेक्टर में इक्वालिटी अचीव करना। उन लोगों ने कल्चरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर कैंपेनिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। फेमिनिज्म के फर्स्ट वेव में इनका फोकस था बेसिक राइट्स जैसे कि राइट टू वोट को गेन करना, और सेकेंड वेव में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना। 19th सेंचुरी में इंडिया में भी सोशल रिफॉर्मर्स ने सती और गर्ल चाइल्ड किलिंग जैसे हार्मफुल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया। अब जैसे जैसे वुमेन एजुकेटेड होती गई तो उन लोगों ने भी पब्लिक लाइफ को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद वो लोग भी अब अपने राइट्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करने लगे, जिससे इंडिया में भी वुमेन्स मूवमेंट आगे बढ़ता गया। वुमेन ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को भी ज्वाइन किया और लीडर्स लाइक महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में इनकी इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया और वो लोग इंडिपेंडेंस की फाइट में भी इन्वॉल्व हुए। एज ए रिजल्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब मेन के साथ साथ वुमेन को भी लीगल इक्वालिटी दी गई और प्रॉपर्टी लॉस से भी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। अब लीगल इक्वालिटी तो मिल गई थी, लेकिन आज भी वुमेन को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया रियल इक्वालिटी नहीं मिल पाई। अब वुमेन मूवमेंट के नई वेव का यही गोल है कि कैसे वो लोग इफेक्टिव और रियल इक्वालिटी को वर्ल्ड में ला पाएँ। तो बस आज का ये टॉपिक और ये सारा लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को मैंने काफ़ी तेज़ी से बनाया है, तो इसीलिए अगर आपके पास कोई डाउट्स हो या फिर इसमें कोई मिस्टेक्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।